आम इंतखाबात 2024 के लिए इंतखाबी अमल का बाकायदा आगाज आज से हो रहा है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी वसूल करने के लिए रिटर्निंग अफसरान आज पब्लिक नोटिस जारी करेंगे। इलेक्शन कमीशन की जारी करदा तफसीलात के मुताबिक कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख 20 ता 22 दिसंबर है। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 24 ता 30 दिसंबर होगी और एतराज़ात 3 जनवरी तक दायर किए जा सकेंगे, जबकि कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलें 10 जनवरी तक सुनी जाएंगी। उम्मीदवारों की नजरसानी फहरिस्त 11 जनवरी 2024 को जारी की जाएगी। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे, जबकि मुल्क फिर आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। कौमी सूबाई असम्बली का उम्मीदवार बनने के लिए बुनियादी अहलियत क्या होनी चाहिए, कौन इंतखाबात में हिस्सा ले सकता है, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बता दिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रुकने पार्लियामेंट बनने के लिए उम्मीदवार पाकिस्तान का शहरी हो। कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख तक उम्मीदवार की उम्र 25 साल से कम न हो। कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए उम्मीदवार पाकिस्तान में किसी भी जगह का वोटर हो। सूबाई असम्बली की नशिस्त का उम्मीदवार मुतालिका सूबे का रिहायशी और वोटर हो। कौमी असम्बली की खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवार का मुतालिका सूबे का वोटर होना लाजिम है। उम्मीदवार की अहलियत और नाअहलियत की तफसीलात आइन के आर्टिकल 62 और 63 में दर्ज है। जनरल नशिस्तों के उम्मीदवार के तजवीज़ और तायद कुनिंदा का मुतालिका हल्के का वोटर होना लाजिम है। गैर मुस्लिम नशिस्तों के उम्मीदवार के तजवीज़ और तायद कुनिंदा पाकिस्तान के किसी भी हिस्से के वोटर हो सकते हैं। इंतखाबी अखराजात से मुतालिक हर उम्मीदवार किसी भी शेड्यूल बैंक में खुसूसी अकाउंट खोले। अकाउंट पहले से मौजूद है तो बैंक अकाउंट की तफसील कागजात नामजदगी में दर्ज करें। कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त बैंक स्टेटमेंट मुंसलक करना लाजिम होगा। कागजात नामजदगी के साथ बयान हल्फी उम्मीदवार स्टाम्प पेपर पर तस्दीक करा के देंगे। उम्मीदवार कागजात नामजदगी के साथ अपनी अहलिया या शोहर और ज़ेर कफालत बच्चों के असासों की तफसील लिखें। कागजात नामजदगी उम्मीदवार या उसके तजवीज़ तायद कुनिंदा की जानिब से मजाज शख्स जमा करा सकता है। कागजात नामजदगी में कोई खाना उम्मीदवार से मुतल्लिका ना हो। एनए लिख दिया तो वहाँ जाएं। उम्मीदवार का अपनी ताज़ा तरीन तस्वीर कागजात नामजदगी पर मखसूस जगह पर चिपकाना लाजमी है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ये बात कई बार कह चुके हैं। मजीद ये कि नवाज शरीफ से कोई राबता किया ना उन्हें राबता करने की जरूरत है। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि जिस लेवल प्लेइंग फील्ड से तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई थी, आज भी वही हालात हैं। उन्होंने कहा कि एक मीटिंग की वजह से 14 साल से नैब अदालत में खड़े हैं। क्या आज के नैब चेयरमैन को ये बातें नहीं मालूम कि केस कैसे बने? 14 साल मामूली अरसा नहीं होता कि तब जाकर इंसाफ मिले। साबिक वज़ीर आज़म का यही भी कहना है कि 15 साल बाद सब कहते हैं इंसाफ मिल गया, लेकिन आज मुल्क में जुल्म और नाइंसाफी का जवाब कौन देगा? अदालत रात को खुल रही है, लेकिन नैब जो कर रहा है उसका पता नहीं। साबिक विफाकी वजीर और जमहूरी वतन पार्टी के सदर नवाबजादा शाहजैन बुगटी ने आइंदा आम इंतखाबात में बलोचिस्तान से सरफराज अहमद बुगटी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। सरफराज बुगटी का ताल्लुक बलोचिस्तान अवामी पार्टी से है और वो निगरान काबीना में वज़ीर दाखिला थे। फरवरी 2024 के इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए गुज़श्ता हफ्ते काबीना से इस्तीफा दे दिया था। शाहजैन ने कहा कि मैं अपने लोगों से मशवरा करूंगा जो कागजात नामजदगी दाखिल करने से पहले हमेशा समझदार मशवरा देते हैं, क्योंकि ये हमारी रस्म रही है। शाहजैन बुगटी ने मीडिया से गुफ्तगू में सरफराज बुगटी का नाम लिए बगैर कहा कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बलोचिस्तान की अपनी रवायात हैं। मैं शहीद नवाब अकबर बुगटी की JWP पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ूंगा और इंतखाबात में हमारे उम्मीदवार अपने अपने हलकों की सूरत हाल के मुताबिक ज़रूरत पड़ने पर एडजस्टमेंट करेंगे। आपको मज़ीद आगाह करें कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गौहर खान ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लग सकती। बल्ले का निशान ले लिया गया तो पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। बल्ले का निशान नहीं दिया गया तो पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हामिद मीर को इंटरव्यू देते हुए गौहर खान ने कहा कि बानी PTI चेयरमैन हैं और रहेंगे। हम उनकी हिदायत मानते हैं। कानूनी तौर पर निगरान वजीर, उसका बेटा या भाई इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तहरीक इंसाफ का ऑनलाइन जलसा बहुत कामयाब रहा। सोशल मीडिया पर 4 मिलियन लोगों ने जलसा देखा। उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ के इंतखाबात में हिस्सा लेने पर हमें एतराज़ होगा। नवाज शरीफ अभी तक नाअहल हैं और वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। गौहर खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आइन के खिलाफ इमरान खान की नाअहली का नोटिफिकेशन किया। अगर बल्ले का निशान नहीं दिया जाता तो ये बहुत संजीदा मामला होगा। PTI को बल्ले का निशान ना दिया जाना 25 करोड़ अवाम के हकूक़ की खिलाफ वर्जी होगी। चेयरमैन PTI का कहना था कि 22 दिसंबर के बाद बल्ले का निशान नहीं मिला तो हमारे उम्मीदवार आज़ाद माने जाएंगे। हमें बल्ले का निशान नहीं दिया गया तो पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मुझे उम्मीद है अदलिया इस मामले में मुदाखलत करेगी। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि पिछले 100 साल में किसी पार्टी चेयरमैन का इतना तस्करा नहीं हुआ जितना इमरान खान का हुआ है।
بانی پی ٹی آئی چیئرمین ہیں اور رہیں گے، ہم ان کی ہدایات مانتے ہیں۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر برائے قانون اور پارلیمانی امور کنور محمد دلشاد نے کہا ہے کہ عام انتخابات 2024 پر الیکشن کمیشن کا 58 ارب روپیہ خرچ ہوگا، جس میں سے 17 ارب روپے صرف سیکیورٹی پر خرچ کیے جائیں گے۔ اتنی کثیر رقم خرچ ہونے کا مطلب پاکستان کو پھر دیوالیہ ہونے کا خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ کنور دلشاد نے کہا کہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے 14,000 امیدواروں کا حصہ لینے کا امکان ہے، جس کے الیکشن پر 500 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ اگر الیکشن رزلٹ ملکی مفاد میں نہ آئے تو ملک کے لیے معاشی طور پر خطرناک ہو سکتا ہے۔ کنور محمد دلشاد نے کہا کہ اتنے بڑے پیمانے پر فنڈز کے اجراء اور اخراجات سے ملک دیوالیہ ہونے تک پہنچ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے حالات میں اگر کسی ایک سیاسی جماعت نے بھی الیکشن رزلٹ تسلیم نہ کیے تو انارکی اور خلفشار جنم لے گا، جس کے نتائج سنگین ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے حالات میں چیف آف آرمی اسٹاف اپنی کوشش سے پاکستان میں 50 ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری لا رہے ہیں، اس کے بھی خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہو سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن بیوروکریسی کی نگرانی میں کرانے کا فیصلہ درست ہے، کیونکہ دنیا کے کسی بھی ملک میں الیکشن جوڈیشری نہیں کرواتی۔ انڈیا میں ریٹرننگ آفیسر بیوروکریسی سے لیے جاتے ہیں۔ بھارت میں اگر کسی ممبر اسمبلی کو ڈسکوالیفائی کرنا ہو تو اس کے لیے پاکستان کی طرح اسپیکر کو ریفرنس بھجوانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کمانڈر یو ایس سینٹرل کمانڈ جنرل مائیکل ایرک سے اہم ملاقات کی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور کمانڈو یو ایس سینٹرل کمانڈ جنرل مائیکل ایرک کے درمیان ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں خطے کی صورتحال سے متعلق باہمی تعاون پر بھی گفتگو کی گئی۔ آئی ایس پی آر کا بتانا ہے کہ آرمی چیف نے سینٹ کوم جوائنٹ آپریشن سینٹر کا بھی دورہ کیا، جہاں سینٹ کوم اور پاک فوج کے درمیان دفاعی تربیت اور رابطے بڑھانے کا جائزہ لیا گیا۔ خبر شامل کرے کھیلوں کے میدان سے۔ نیوزی لینڈ میں کھیلے جانے والے 5 T20 میچوں کے لیے پاکستان کے اسکواڈ کا اعلان ہو گیا۔ 3 وکٹ کیپرز ٹیم میں شامل ہیں۔ وکٹ کیپر محمد رضوان کے ساتھ اسکواڈ میں صاحبزادہ فرحان اور اعظم خان کو شامل کیا گیا ہے۔ حال ہی میں کراچی میں ختم ہونے والے ڈومیسٹک T20 کے ٹاپ سکورر صاحبزادہ فرحان، جنہوں نے پشاور ریجن کے لیے 12 میچوں میں 44.73 کی اوسط سے 492 رن سکور کیے، وہ 5 سال بعد دوبارہ پاکستان کے لیے منتخب ہوئے۔ 4 صدہ کے صاحبزادہ فرحان کے علاوہ دورہ نیوزی لینڈ کے لیے منتخب ہونے والے قومی اسکواڈ میں تیسرے وکٹ کیپر اعظم خان ہیں، جو سابق ٹیسٹ کپتان معین خان کے صاحبزادے ہیں۔ ذرائع کے مطابق پرتھ ٹیسٹ میں ڈیبیو پر 6 وکٹ لینے والے فاسٹ بولر عامر جمال بھی اسکواڈ میں شامل ہیں، جبکہ عباس آفریدی پہلی بار منتخب ہوں گے۔ ٹیسٹ کپتان شان مسعود T20 ٹیم کا حصہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ حارث روف، زمان خان اور اسامہ میر بھی ٹیم میں شامل ہوں گے، جبکہ ابرار احمد کی اسکواڈ میں شمولیت فٹنس سے مشروط ہے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 میچز کی T20 سیریز 12 سے 21 جنوری تک نیوزی لینڈ میں ہوگی۔ خبریں آپ نے جانی، دیکھتے رہیے پاک وطن ٹی وی۔